हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर वो समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आना चाहिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, और जो भी टर्म समझ में नहीं आया उसको जो है कमेंट में पूछिए हमसे, या व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर, या कॉल कीजिए, पूछिए। हम वहाँ पर आपको समझाएंगे, बताएंगे जहाँ तक हो सके, हेल्प करेंगे आप लोगों की। तो आपका स्वागत है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर। और जब आप क्लास करते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जब तक लास्ट तक नहीं क्लास कीजिएगा और 2-4 मिनट कीजिएगा, उसके बाद छोड़कर चले जाइएगा, तो फिर आपको करने का फिर फायदा क्या रहेगा? फिर बीच में तो समझ में ही नहीं आएगा, है कि नहीं? कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हम लास्ट लास्ट तक बताते हैं। शुरू में जो दिमाग से निकल जाती है, हो सकता है लास्ट में आए दिमाग में, तो लास्ट लास्ट तक हम बताते हैं। तो क्लास को पूरा कीजिए और लास्ट तक क्लास कीजिए, देखिए, है कि नहीं? और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा से जो है कंटेंट ला करके जमा करके एक जगह एकत्रित करके हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हम भी अपना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, है कि नहीं? थोड़ा सा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरा भी मनोबल थोड़ा सा हाई रहेगा, हम और अच्छा से मेहनत करेंगे। इसमें क्या है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को जो है लास्ट तक कीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में जो है बायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। यानी कि अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मानव में पोषण। और मानव में पोषण पढ़ रहे थे तो हम लोग ये देख रहे थे कि मानव में जो पोषण होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र के बारे में। तो पिछला क्लास आप लोग किए होंगे, और नहीं किए हैं तो जा करके कर लीजिए। उसके बाद ये क्लास समझ में आने वाला है। पिछला क्लास नहीं किए हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, अगर किए होंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो हम लोग भोजन का जो पाचन कर रहे थे उसको जो है अमाशय तक पहुंचा दिए थे। अमाशय तक जो है पाचन कैसे होता है, यहाँ तक जो है हम लोग क्लियरली वे में देख लिए थे। अमाशय तक जो है देख लिए थे। अमाशय में ये देखे थे कि अमाशय में जब भोजन आता है तो अम्लीय बनता है, अम्लीय बनता है। और अमाशय में जो पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। और अम्लीय प्रकृति में जो है अमाशय में भोजन पाचन होता है। ये सब जो चीजें हैं ये सब जो है पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए हैं, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। और अमाशय में जब 3-4 घंटा जब भोजन रहता है उसके बाद यह काइम बन जाता है। क्या बन जाता है? काइम। एकदम गाढ़ा लेई के तरह का जो है यह भोजन बन जाता है, काइम बन जाता है। और यहां से जो है इसके बाद जो है छोटी आंत का जो है एंट्री होता है। इसके बाद किसका आगमन होता है? छोटी आंत का। तो अमाशय के बाद जो है भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। ये रहा था आपका मुंह, माउथ। यहाँ से जो है ग्रास नली से होते हुए आपका भोजन इधर बनाते हैं, थोड़ा और इधर करके, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ये है आपका माउथ, मुंह है। यहाँ से जो है ग्रास नली से होते हुए जो है ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचा था? आपका अमाशय में पहुंचा था, यहाँ पर पहुंचा था, अमाशय में पहुंचा था। और अमाशय में भोजन कितना देर रहा? 3-4 घंटा रहा। और अमाशय के बाद यहां से यात्रा शुरू होता है किसका? छोटी आंत का। यहां से जो है छोटी आंत की यात्रा प्रारंभ होती है। और हम लोग को क्या पढ़ना है? छोटी आंत के बारे में ही तो देखना है आज। छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन किस तरीके से होता है उसको देखना है। ये हुआ क्या आपका? छोटी आंत हुआ। क्या हुआ? छोटी आंत हुआ, छोटी आंत। यहां पर आप देखिएगा छोटी आंत में, तो यहां से इधर, यहां से इधर, इधर जो है आपका जुड़ा हुआ है क्या? लीवर जुड़ा हुआ है, लीवर। ये क्या जुड़ा हुआ है? लीवर जुड़ा हुआ है, लीवर। और लीवर के पास ही यहां पर जो है गॉल ब्लैडर है। ये क्या है आपका? गॉल ब्लैडर, जिसको कहते हैं पित्ताशय। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। और यहां पर जो है आपका जुड़ा हुआ होता है
अग्नाशय। क्या जुड़ा हुआ होता है? अग्नाशय। अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इतना चीज को आप समझ लिए। अमाशय, अमाशय से जो है छोटी आंत जुड़ी हुई होती है, और ये छोटी आंत को जो है 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। एक भाग है आपका ड्यूडेनम। यहां पर आप देखिएगा तो यू आकार का जो आकृति दिख रहा है, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहते हैं। 3 भाग में छोटी आंत बटा हुआ रहता है, ड्यूडेनम। उसके बाद है जेजूनम, जेजूनम, ड्यूडेनम, जेजूनम हो गया। और जेजूनम के बाद है इलियम। क्या है? इलियम। इलियम। तो यहीं पर आप देखिएगा, ये जो ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम, यही ड्यूडेनम से यहां पर यू आकार की जो आकृति दिख रही है, यही ड्यूडेनम से जो है ये लीवर जुड़ा हुआ होता है। और लीवर से क्या जुड़ा हुआ होता है? पित्ताशय जुड़ा हुआ होता है। और ठीक अमाशय के नीचे जो है पेनक्रियाज रहता है, पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं। क्या रहता है? पेनक्रियाज रहता है, अग्नाशय रहता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक समझ गए? ठीक। और ये छोटी आंत जो है, इसकी जो लंबाई है यह लगभग 6 मीटर है। 6 से 6.5 मीटर भी कह सकते हैं। लगभग जो है इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है। 6 मीटर। ये जो है शरीर के आंतरिक जो भाग है उसमें ये सबसे लंबा है। ऐसे तो शरीर के सबसे बड़ी लंबा जो होता है वो त्वचा होता है, त्वचा। और ग्रंथि की बात करें तो ये लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। यहां से बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, तो यहां से जो है नोट्स करते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। ये लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। किसकी? शरीर की। और शरीर का सबसे बड़ा जो भाग है वह त्वचा है, सबसे बड़ा अंग त्वचा। लेकिन ग्रंथि की बात करें तो लीवर है। और वही दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय जो है यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। और शरीर के आंतरिक अंग की बात करें तो सबसे लंबा यह छोटी आंत है, छोटी आंत। क्योंकि छोटी आंत का लंबाई देख रहे हैं 6 मीटर है, सबसे लंबा है। इसको 3 भाग में बांटते हैं, ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम। 3 भाग में जो है छोटी आंत को बांट दिए। अब जैसे ही भोजन जो है अमाशय में, यहां जो है अमाशय में 3-4 घंटा रहता है, और यहां पर बन जाता है काइम। काइम बन जाता है। यहां तक तो समझ लिए थे। काइम बनने के बाद जैसे ही भोजन प्रवेश करता है छोटी आंत में, तो सबसे पहले पहुंचता है ड्यूडेनम में। कहां पहुंचता है? ड्यूडेनम में पहुंचता है। ठीक है, ड्यूडेनम में जो है थोड़ा सा पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। उसके बाद जेजुनम से होते हुए, जेजुनम में मतलब पाचन उतना नहीं होता है। ठीक है, और पूर्णतः पाचन यहाँ इलियम में आकर के होता है। तो पाचन प्रारंभ छोटी आंत में कहां से होता है? ड्यूडेनम से होता है। और पूर्णतः पाचन इलियम पर आकर के खत्म होता है। और जेजुनम में पाचन नहीं होता है। तो जैसे ही भोजन यहां पर पहुंचा, काइम जो है यहां पर जो है भोजन जैसे ही यहां पर पहुंचा ड्यूडेनम में जैसे ही भोजन पहुंचा, तो ये जो आपका पित्ताशय है और यहां पर आपका लीवर है, ये लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, बाइल का। किसका निर्माण करता है? बाइल। बाइल बोले तो पित्त का निर्माण करता है कौन? लीवर। और लीवर में पित्त बनता है, और ये पित्त जो है पित्ताशय जो है यहां पर पित्ताशय, इसी में जो है पित्त स्टोर रहता है। पित्त कहां स्टोर रहता है? पित्त में, पित्ताशय में जो है पित्त स्टोर रहता है। और बनता कहां है? लीवर में बनता है, स्टोर यहां रहता है। तो जैसे ही भोजन यहां पर ड्यूडेनम में पहुंचता है, ड्यूडेनम में, तो वैसे ही यहां से जो है पित्त जो है यहां से जो है लीवर, यहां पित्ताशय से जो है पित्त निकलता है और यहां भोजन में आकर के मिल जाता है। भोजन ड्यूडेनम में पहुंचा, यहां से पित्ताशय से पित्त निकला और आकर के कहां मिल गया? भोजन में मिल गया। और जैसे ही पित्त आया और भोजन में मिला ड्यूडेनम में, तो सबसे पहले ये पित्त क्या करेगा? तो सबसे पहले भोजन को जो है ये क्षारीय कर देगा। क्या कर देगा? क्षारीय कर देगा। क्योंकि हम पीछे बताए थे कि अमाशय में जो भोजन का पाचन हो रहा है वहां पर अम्लीय प्रकृति में पाचन हो रहा है, अम्लीय प्रकृति में। और यहां पर जो है बाद बाकी शरीर के जितने भी पाचन तंत्र है वहां पर जो है भोजन का पाचन क्षारीय प्रकृति में होगा। सिर्फ और सिर्फ अमाशय में ही भोजन का पाचन अम्लीय प्रकृति में होता है। तो जैसे ही भोजन यहां पर पहुंचा, पित्त आ गया, पित्त रस, बाइल,
और ये क्या कर दिया, भोजन को क्षारीय कर दिया। क्षारीय इसलिए कर दिया, क्षारीय नहीं करेगा तो अग्नाशय जो यहां पर है पेनक्रियाज, यहां से जितनी सारी एंजाइम निकलेगी वह एंजाइम फिर भोजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, भोजन पर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा अगर ये अम्लीय रह गया तो। ठीक है, इसलिए जो है यह भोजन को सबसे पहले पित्त यहां पर छूटता है, यहां से पित्ताशय से, और पित्त आता है इस रास्ते से और भोजन को मिल करके भोजन को क्या कर देता है, सबसे पहले क्षारीय कर देता है, इसकी प्रकृति चेंज कर देता है, अम्लीय से क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। और ये पित्त जो है, पित्त ये किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है, यह जो है इसका इतना ही काम है कि यहां से आएगा और भोजन को क्या कर देगा, क्षारीय कर देगा। यह जो है पित्त किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है। अब एंजाइम यहां से निकलेगा, अग्नाशय से जो भी एंजाइम होगा यहीं से निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भोजन को क्षारीय कर दिया पित्त, और दूसरा ये काम करता है कि वसा का पैसीकरण कर देता है। पित्त जो है, पित्त सबसे पहला काम तो ये कर दिया, भोजन को क्षारीय बना दिया, क्षारीय बना दिया। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करता है पित्त, वसा का पैसीकरण या इमल्सीकरण, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इमल्सिलेशन या पैसीकरण, इमल्सिलेशन कर देता है। अब ये इमल्सिलेशन क्या होता है, पैसीकरण क्या होता है, हम जितने भी भोजन करते हैं उस भोजन में बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया। तो ये जितने भी अवयव है, ये सारे अवयव में ये वसा जो है, वसा ये बहुत जटिल अवयव है, कह सकते हैं यह कॉम्प्लेक्स अवयव है, बहुत जटिल अवयव है। कौन, ये वसा, वसा जो है बहुत जटिल अवयव है। और जब तक ये वसा का पैसीकरण नहीं होगा, पैसीकरण करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो जब तक ये वसा का मतलब पैसीकरण नहीं होगा तब तक वसा जो है पचेगा ही नहीं, पचेगा ही नहीं। तो ये लीवर में जो यहाँ पित्त का निर्माण होता है, पित्ताशय में जो ये पित्त रहता है, ये पित्त जो है वसा का पैसीकरण कर देता है। आप देखे होंगे कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, जॉन्डिस हो जाता है, उसको जॉन्डिस या हेपेटाइटिस कह सकते हैं, तो जब उसको जॉन्डिस हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, उसको तेलीय पदार्थ खाने के लिए मना कर देता है, तेलीय खाद्य पदार्थ जैसे कि तेल मसाला, ये सब जो है तेल मसाला ये सब से युक्त जो भोजन होता है उसको खाने के लिए मना कर देता है। क्यों मना कर देता है कि जब जॉन्डिस जब व्यक्ति को होता है तो जॉन्डिस जो है लीवर को क्षतिग्रस्त करता है। जॉन्डिस किसको क्षतिग्रस्त करता है, लीवर को क्षतिग्रस्त करता है। और लीवर में क्या बन रहा था, पित्त बन रहा था। अब तो यहां पर बेचारा लीवर है खराब, लीवर अपना सही से काम कर नहीं रहा है, पित्त का निर्माण लीवर में हो नहीं रहा है, और उसको बेचारा को होइल है जॉन्डिस। तो क्या होगा, पित्त का निर्माण होगा नहीं, पित्ताशय में जो है पित्त रहेगा नहीं, बाइल रहेगा नहीं, और वो व्यक्ति खा लेगा तेलीय पदार्थ, तेल से बना हुआ समोसा हो गया या तेल मसाला वाला सामान खा लिया, चाउमीन बर्गर पिज्जा ये सब फास्ट फूड खा लिया, तो सब कुछ तो पच जाएगा और वसा का पैसीकरण होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जॉन्डिस के कारण लीवर क्षतिग्रस्त है और यह पित्त नहीं बना रहा है, पित्त का निर्माण जो है लीवर में हो ही नहीं रहा है। तो जब पित्त का निर्माण होगा नहीं तो फिर यह वसा का पैसीकरण कैसे होगा, वसा का इमल्सिलेशन होगा, नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो वसा पचेगा नहीं, और जब वसा पचेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स है, जटिल है अपने आप में। और जब वसा पचेगा नहीं तो फिर शरीर को क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए जॉन्डिस वगैरह होता है तो डॉक्टर तेलीय पदार्थ खाने के लिए, तेल मसाला वाला पदार्थ खाने के लिए क्या कर देता है, मना कर देता है। तो पित्त का काम समझ गए, भोजन को क्षारीय करता है, वसा को क्या करता है, पैसीकरण कर देता है, इमल्सिलेशन कर देता है। ठीक है, और ये लीवर का जो वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये सब भी ध्यान में रखना है, लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। यहां तक समझ गए। अब आगे देखते हैं, इससे आगे देखते हैं, मिटा दें, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। एक एक पॉइंट को समझते चलना है, थोड़ा सा भी जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम विस्तार से समझने चलना है कि पाचन कैसे कैसे हो रहा है। अब ये लीवर है, इसके कार्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते। एक तो कार्य ये था बेचारा का कि लीवर क्या करता था, पित्त बनाता था, पित्ताशय में स्टोर करता था, और ये कहां आकर के मिल गया, ड्यूडेनम में आकर के मिल गया, भोजन की प्रकृति को अम्लीय से क्या कर दिया, क्षारीय कर दिया। अब लीवर का कुछ और एक कार्य है, लीवर जो है शरीर में अपने आप में कारखाना है, कारखाना है या स्टोर रूम कह सकते हैं, स्टोर रूम भी है और कारखाना है। मतलब यहां पर निर्माण भी होता है लीवर में और बहुत सारे जो है अवयव का स्टोर भी होता है। तो लीवर जो है अपने आप में क्या है, कारखाना भी है, यहां पर निर्माण भी होगा और स्टोर रूम भी है अपने आप में, वहां पर स्टोर भी होगा। अब निर्माण क्या क्या होता है, जैसे कि विटामिन ए का संश्लेषण, विटामिन ए का संश्लेषण और निर्माण दोनों कार्य जो है, निर्माण और स्टोर, विटामिन ए का संश्लेषण मतलब निर्माण करना, ये लीवर ही करता है, और जो है निर्माण करके अपने अंदर जो है लीवर स्टोर भी रखता है, किसको, विटामिन ए को। इसके आगे
कई कार्बनिक यौगिक है, कई कार्बनिक यौगिक हो गया, जैसे कि लोहा, लोहा हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया, कार्बनिक यौगिक में जैसे कि लोहा को ले लिए। तो ये आयरन वगैरह को भी जो है, कई कार्बनिक यौगिक को भी जो है अपने अंदर लीवर क्या करता है, स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद यहां पर प्रोटीन का निर्माण भी होता है, लीवर में क्या होता है, प्रोटीन का भी ये निर्माण करता है। कौन, लीवर प्रोटीन का भी निर्माण करता है। उसके बाद एक बहुत विषैला पदार्थ है अमोनिया। विषैला पदार्थ क्या है, अमोनिया। अमोनिया अपने आप में जो है यह जहरीला है, और ये अमोनिया को जो है यूरिया में लीवर ही बदलता है। तो देख रहे हैं, यहां पर स्टोर कर रहा था, यहां पर स्टोर कर रहा था, फिर विटामिन ए का संश्लेषण कर रहा था, फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, कौन, लीवर कर दिया। तो लीवर को कह सकते हैं, देख रहे, स्टोर का भी काम कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रहा है, ठीक है, अमोनिया। उसके बाद वसा से कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है लीवर जो है, वसा, वसा से क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल, वसा से जो है लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। तो ये सब जो है लीवर के कार्य थे। अब इससे आगे कड़ी को बढ़ाते हैं, लीवर के कार्य देख लिए, अब इससे आगे देखते हैं। यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। आगे ये देखना है कि यहां पर भोजन तो पहुंच गया ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में जो है काइम को हम पहुंचा दिए है भोजन को। भोजन अम्लीय अवस्था में पहुंचा था, पित्त जो है इसको क्षारीय कर दिया, पित्त क्या कर दिया, क्षारीय कर दिया। पित्त जैसे ही क्षारीय कर दिया, अब काम शुरू होगा अग्नाशय का। अब काम किसका शुरू होगा, अग्नाशय का। देखते हैं अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय क्या करता है। अग्नाशय जो है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये जो आपका अग्नाशय जो है, अग्नाशय ऐसे देख रहे हैं, अग्नाशय ये जो है दो भाग में बटा हुआ होता है, दो भाग में बटा हुआ होता है, दो भाग में बटा हुआ होता है। इसका जो 50% जो भाग होता है, 50% भाग, 50% भाग जो होता है, यह एंजाइम बनाता है, एंजाइम, एंजाइम स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, एंजाइम। और इसका जो 50% भाग होता है, यही अग्नाशय का, पेनक्रियाज का, ये जो है हार्मोन स्रावित करता है। ये जो है अग्नाशय दोनों प्रकार का काम करता है। इसका जो है आधा भाग जो है ये क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है, एंजाइम स्रावित करता है, और आधा भाग जो है हार्मोन स्रावित करता है। और ये एंजाइम जो स्रावित करता है 50% भाग, ये जो है एसिनर सेल से बना हुआ होता है, एसिनर, एसिनर सेल से ये बना हुआ होता है, एसिनर सेल से, ठीक है। और ये जो 50% भाग हार्मोन जो स्रावित करता है, ये जो है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका या गामा कोशिका, या कहीं कहीं पर आपको डेल्टा कोशिका भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये अग्नाशय का जो है आधा भाग जो हार्मोन स्रावित करता है, हार्मोन बनाता है, स्रावित करता है, वो किन किन कोशिका से बना हुआ होता है, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा कोशिका से। और जो कोशिका एंजाइम बनाती है, ये जो भाग जो है एंजाइम स्रावित करती है, वो जो है एसिनर कोशिका से बना हुआ होता है, ठीक है। अब हार्मोन स्रावित करता है, तो हार्मोन को थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी हम वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम लास्ट में हार्मोन को बताएंगे कि इसका काम क्या है। अभी हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि भोजन को पचाने में जो है एंजाइम ही मदद करता है, ठीक। अब एंजाइम के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जो है अग्नाशय क्या पहुंचाएगा, यहां से एंजाइम पहुंचाएगा, कहां है, ड्यूडेनम में। और यहां पर भोजन पहुंचा हुआ है, क्षारीय बन चुका है। अब ये ड्यूडेनम में जैसे ही ये एंजाइम पहुंचेगा अग्नाशय, अब देखते हैं ये एंजाइम क्या क्या करता है। तो यहां पर जो एंजाइम बनता है अग्नाशय में, ये जो है लगभग 98% भाग जो होता है इसका जल ही होता है। किसका, एंजाइम का 98% भाग जो है जल ही होता है। अब देखते हैं ये एंजाइम करेगा क्या, एंजाइम करेगा क्या। ये एंजाइम जो है सबसे पहले निकलेगा आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एक ट्रिप्सिन एंजाइम निकलेगा अग्नाशय से, और दूसरा निकलेगा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। एक ट्रिप्सिन एंजाइम निकला, एक निकला काइमोट्रिप्सिन। और ये दोनों जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों एंजाइम यहां से पेनक्रियाज से स्रावित हुआ और भोजन में आकर के मिला। तो ये दोनों एंजाइम जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों एंजाइम जो है किसका पाचन करेगा, पता है, प्रोटीन का पाचन करेगा। ये दोनों जो है प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन। अमाशय में जब यहां पर जब भोजन था तो यहां पर भी प्रोटीन का पाचन हुआ था।
यहां पर भी प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का पूरा पाचन हुआ था नहीं, प्रोटीन का जो है आंशिक पाचन हुआ था, पूरा पाचन नहीं हुआ था। और पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बना था, प्रोटीन टूट करके पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड अमाशय में बना था। और यहां पर जो प्रोटीन बच गया था वो प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम यहां अग्नाशय से निकला है, ये एंजाइम ड्यूडेनम में प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन की पाचन करेगा। जैसे यहां पर पेप्सिन कर रहा था ना, अमाशय में पेप्सिन कर रहा था प्रोटीन का पाचन, और क्या बना रहा था? पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बना रहा था। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। नाम याद रखना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, तो नाम याद रखिएगा। कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों जो है प्रोटीन का पाचन करके जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, 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 पेप्टाइडेज होगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है, ये देखने से तो लग रहा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लेकिन नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करेगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये भी जो है प्रोटीन का ही पाचन करेगा। जैसे कि यहां पर प्रोटीन का पाचन किया कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन किया कि नहीं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन करके क्या बनाया? पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बनाया, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टोन जो बनाया और पॉलीपेप्टाइड बनाया, उसके जो बड़े बड़े अणु हैं उसको पाचन करके कार्बोक्सीपेप्टाइड जो है और छोटा करेगा। कौन? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और ये जो है पेप्टाइड के अणु को, पेप्टाइड के अणु को और छोटे छोटे अणु में बदलेगा, छोटे छोटे अणु में बदलेगा। तो ये तीनों का जो काम है, कह सकते हैं प्रोटीन का ही पाचन करना। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बनाया, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है, ये पेप्टाइड के अणु, यहां से जो पेप्टोन और पेप्टाइड बना है, तो यहां से जो पेप्टाइड के अणु थे उसको ये और छोटा करेगा, पेप्टाइड के अणु को और छोटा करेगा। ठीक है, कौन? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। उसके बाद है एक है आपका लाइपेज। लाइपेज ये भी एक प्रकार का क्या है? लाइपेज एंजाइम है। ये लाइपेज एंजाइम यहां से स्रावित हुआ अग्नाशय से, और ये लाइपेज एंजाइम जो है वसा को तोड़ेगा। ठीक है, और वसा को तोड़ करके क्या बनाएगा? फैटी एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? फैटी एसिड बनाएगा। वसा को तोड़ करके क्या बनाएगा? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। कौन? लाइपेज। उसके बाद एक है आपका एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है। ये जो है स्टार्च को माल्टोज बनाएगा, स्टार्च को माल्टोज बनाएगा। जैसे इससे पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, बताए होंगे हम, स्टार्च का जो पाचन है मुंह में शुरू हो जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन एंजाइम के कारण, टाइलिन एंजाइम के कारण जो है स्टार्च का पाचन मुंह में प्रारंभ हो जाता है। ठीक, और स्टार्च का पाचन जब टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है तो फिर क्या बनता है? माल्टोज बनता है। और माल्टोज का स्वाद कैसा होता है? मीठा। लेकिन क्या मुंह में सारे के सारे स्टार्च का पाचन हो गया था? नहीं हुआ था। लगभग 30% स्टार्च का पाचन ही मुंह में हुआ था। तो जो स्टार्च बच गया वो स्टार्च का पाचन अमाशय में तो नहीं हुआ, जो भी हुआ 30% मुंह में ही हुआ, अमाशय में नहीं हुआ स्टार्च का पाचन। फिर वो स्टार्च जो बचा हुआ था यहां पर ड्यूडेनम में आया, और यहां से निकला पेनक्रियाज से एमाइलेज एंजाइम निकला। और ये एमाइलेज एंजाइम जो है, जो बचा हुआ स्टार्च था, उसको फिर पाचन करके क्या बनाया? माल्टोज बनाया। क्या बनाया? माल्टोज बनाया। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम तक देख लिए। उसके बाद एक है न्यूक्लिएजेज, एक है आपका न्यूक्लिएजेज एंजाइम। न्यूक्लिएजेज एंजाइम का कोई खास काम नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड को पचाता है, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। ये कौन? न्यूक्लिक एजेज एंजाइम जो है न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। तो ये सब जितने के जितने एंजाइम आप देखें, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेज,
उसके बाद लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएजेज, ये सब जितने भी एंजाइम थे, ये सारे के सारे एंजाइम कहां से निकल रहे हैं? ये सारे के सारे के एंजाइम आपको अग्नाशय से निकल रहे हैं, ठीक। और अग्नाशय के किस भाग से? तो अग्नाशय के उस भाग से 50% उस भाग से जो एसिनर कोशिका से बना हुआ भाग था, ठीक है, वहां से जो है ये सब एंजाइम निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भोजन के अवयव को जो है और छोटा छोटा कर रहा है और तोड़ तोड़ करके जो है छोटा कर रहा है और भोजन को विस्तार पूर्वक से जो है पचाने का काम कर रहा है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक लाइन को जो है हम इतना डिटेल्स में आराम आराम से जो है समझा रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद यहां तक भोजन पच गया, ठीक है, यहां तक भोजन को पचा दिए। जब आपका भोजन यहां तक पच गया, इसके बाद भोजन फिर आगे की तरफ यात्रा अपना प्रारंभ करेगा। ड्यूडेनम से आगे बढ़ेगा, ड्यूडेनम से आगे बढ़ेगा, ठीक है। ड्यूडेनम से जब भोजन आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा फिर भोजन? ड्यूडेनम से आगे बढ़ करके भोजन जो है यहाँ लास्ट में पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो था, बीच में एक भाग था, वहां तो पाचन नहीं होता है। यहाँ पर भोजन पहुंचेगा आपका इलियम में। कहां पहुंचेगा भोजन? इलियम। इलियम, इलियम में जो है आपका भोजन पहुंच चुका है। ड्यूडेनम में क्या क्या हुआ वो सब देख लिए कि यहाँ से अग्नाशय से जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकले, वो जो भोजन के अवयव को और छोटा छोटा टुकड़ा में बांटा। फिर भोजन जो है इस रास्ते से होते हुए कहां पहुंच चुका है? अब आपका इलियम में पहुंच चुका है, इलियम में। अब देखते हैं इलियम में भोजन का पाचन कैसे होता है। इलियम, इलियम में देखते हैं भोजन का पाचन कैसे होता है। इलियम में जब भोजन आता है, इलियम में, तो ये छोटी आंत के दीवार पर, इलियम जहां पर इलियम प्रारंभ होता है, ये इलियम के क्षेत्र में जो है छोटी आंत के दीवार से एक रस निकलता है, जिसको कहते हैं हम लोग आंतरस। आंतरस कहते हैं। और ये आंतरस जो है प्रत्येक दिन जो है मनुष्य के शरीर से 2.5 से 3 लीटर निकलता है। कितना निकलता है? 2.5 से 3 लीटर जो है ये आंतरस, या इसको इंटेस्टाइन जूस भी कह सकते हैं, आंतरस निकलता है 2.5 से 3 लीटर। और इलियम में ये आंतरस निकलता है, तो जो भी भोजन के और अवयव बचे रह गए हैं यहाँ ड्यूडेनम में पचने के बाद, और जो भी अवयव बचे रह गए हैं उसको जो है अब ये आंतरस पचाने का काम करेगा। अब ये आंतरस पचाने का काम करेगा। अब ये आंतरस में कौन कौन से एंजाइम है उसके बारे में देखते हैं। जब ये आंतरस से जो है 2.5 से 3 लीटर आंतरस निकलता है, अब ये आंतरस में जो है इसमें भी एंजाइम है एक लाइपेज, इसमें भी फिर से क्या है? लाइपेज है। और ये लाइपेज जो है किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा, वसा, ठीक। जो अवयव बचे रह गए थे पूरा तो पाचन हुआ नहीं, पूर्ण रूप से पाचन यहाँ इलियम में ही होता है। और ये आंतरस के एंजाइम जो है पूर्ण रूप से भोजन को यहाँ पर क्या करेगा? में ही कर करके जो है पचा देगा। तो लाइपेज से किसका पाचन हो गया? वसा में। फिर वो आंतरस में एक होता है पेप्टाइडेज, 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 पेप्टाइडेज होता है। क्या होता है? पेप्टाइडेज होता है। और ये पेप्टाइडेज जो है यहां पर जो बना था, क्या? पेप्टाइड बना था, पेप्टाइड। यहां पर देखे थे प्रोटीन का जब पाचन हुआ था यहां पर ड्यूडेनम में, तो प्रोटीन का पाचन हुआ था तो क्या बना था? पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बना था, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बना था। तो ये पेप्टाइडेज जो है, ये पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड जो बना था, पेप्टाइड जो बना था, तो यहां से जो है आंतरस से निकला कौन सा ये एंजाइम? पेप्टाइडेज निकला। और पेप्टाइडेज जो है पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल दिया, एमिनो एसिड में बदल दिया। किस में बदल दिया? एमिनो एसिड में बदल दिया। फिर एक निकलता है इरेप्सिन, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा निकलता है आंत्ररस से एक एंजाइम इरेप्सिन, इरेप्सिन, इरेप्सिन निकलता है। और ये इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन, ये इरेप्सिन जो है पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, एमिनो अम्ल में। एकदम विस्तार से समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर जो है
ड्यूडेनम में जो है जब ये प्रोटीन का पाचन हुआ था तो पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बना। फिर पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद भोजन जब आगे की तरफ यात्रा किया तो इलियम में पहुंचा। इलियम में जो है आंतरस निकला, वो आंतरस में है लाइपेज जो है वसा का पाचन कर दिया। उसी आंतरस में है एक पेप्टाइडेज जो है, जो प्रोटीन पाचन होकर के पेप्टाइड बना था, उस पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल दिया। फिर पेप्टोन बना था, उसको जो है इरेप्सिन जो है पेप्टोन को किसमें बदल दिया? एमिनो अम्ल में बदल दिया। ठीक है, फिर उस आंतरस में एक और एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। ये जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज में बदल दिया। फिर उसके बाद उसी आंतरस में एक एंजाइम है माल्टेज के बाद लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज जो है ये क्या करता है? ये लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज नहीं, लैक्टेज। ये लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज पाया जाता है दूध में, और क्या करता है? लैक्टोज को जो है पचा करके किस में बदल देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज किसको बनाता है? लैक्टोज को बनाता है। और लैक्टोज कौन बनाता है? लैक्टोज को जो है इसमें कौन बदलेगा? लैक्टेज एंजाइम बदलेगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद एक है आपका 3 4 के बाद 5, एक है आपका छठा, यह है आपका इन्वर्टेज एंजाइम। ये सब जो है छोटी आंत के यहाँ पर जो है इलियम में आंतरस जो निकला है उसी का ये सब एंजाइम है। ये इन्वर्टेज क्या करता है? इन्वर्टेज ये जो है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में बदल देता है। सुक्रोज जो है गन्ना के रस में पाया जाता है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? गन्ना के रस में। और ये सुक्रोज को क्या करता है? ये ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देता है सुक्रोज को। और कौन? इन्वर्टेज एंजाइम। तो यहां पर जब भोजन आपका इलियम में पहुंचा तो इलियम में पहुंचने के बाद जो है इलियम से क्या निकला? आंतरस निकला। और कितना आंतरस निकलता है? 2.5 से 3 लीटर निकलता है। तो वो आंतरस में जो भोजन के और अवयव बचे रह गए थे तो उसको जो है लाइपेज वसा में बदल दिया। पेप्टाइडेज, उसी आंतरस में जो है पेप्टाइडेज ये था, क्या एंजाइम था? पेप्टाइडेज एंजाइम। ये जो है पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल दिया। इरेप्सिन जो है पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल दिया। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया। उसके बाद लैक्टेज एंजाइम जो था लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल दिया। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, और लैक्टोज पाया जाता है दूध में। उसके बाद ये इन्वर्टेज एंजाइम जो था आंतरस में, ये जो है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में बदल दिया। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है। तो देखना है भोजन का कितना विस्तार रूप से पाचन हो रहा है यहां पर। ठीक, इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद, इतनी सारी जब प्रक्रिया हो गई, अब आपका जो है भोजन लगभग रूप से जो है पच चुका है। इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद अब क्या होता है? इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट जो था भोजन में अवयव, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट अवयव जो था, ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है पच करके ग्लूकोज बन गया है। ग्लूकोज के अलावा क्या बन गया है? ग्लैक्टोज बन गया है। ग्लूकोज बन गया, ग्लैक्टोज बन गया, और क्या बन गया? फ्रैक्टोज बन गया। भोजन में जो हम कार्बोहाइड्रेट लिए थे रोटी या चावल के द्वारा, वो कार्बोहाइड्रेट पच करके क्या बन गया? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रैक्टोज बन गया। उसके बाद भोजन में जो प्रोटीन था, भोजन में प्रोटीन था, यहां पर आप देखें कि प्रोटीन जो है पच करके एमिनो अम्ल में बदल गया है, एमिनो एसिड में बदल गया है, एमिनो अम्ल में बदल गया है। फिर यहां पर जो फैट था, फैट्स यानी कि वसा, ये जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया है। ठीक है,
तो देखना है कितना प्रक्रिया हुआ भोजन के पाचन में जो है, ये कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज में। उसके बाद जो है प्रोटीन बन गया एमिनो अम्ल, और फैट बन गया फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है, तो इतनी सारी प्रक्रिया हुई पाचन में। उसके बाद जब इतनी सारी प्रक्रिया हो जाती है तो भोजन जो है कायम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? काइल का। काइल, वहां पर जो है अमाशय में भोजन कायम का रूप लिया था, कायम का, और यहां पर जो है भोजन काइल का रूप ले लेता है, काइल का रूप ले लेता है। और यहीं पर जो है इलियम में ही छोटी आंत में जो है एक इस प्रकार की जो है आकृति निकली होती है, अंगुली के आकार की जो है आकृति निकली होती है। इसको कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, विलाई। और इसी विलाई के द्वारा पचे हुए भोजन जो पच चुका है अच्छा तरीका से, कार्बोहाइड्रेट जो है फ्रैक्टोज बन गया है, लैक्टोज बन गया है, प्रोटीन एमिनो अम्ल बन गया, तो पचे हुए भोजन को जो है ये विलाई जो है अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद जो है रुधिर वाहिनी में भेज देता है। अवशोषित करने के बाद जो है भोजन को अवशोषित करने के बाद जो है विलाई क्या भेज देता है? रुधिर वाहिनी में भेज देता है। फिर रुधिर वाहिनी के माध्यम से जो है वो पचा हुआ भोजन जो है हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में जाकर के जो है मिल जाते हैं, कोशिकाओं को जो है भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम देखें कि पाचन हुआ है। ठीक, इसके बाद देखते हैं यहां पर जो है विलाई ऑब्जर्व कर लिया है। विलाई क्या कर लिया है? पचे हुए भोजन को ऑब्जर्व कर लिया है, अवशोषण कर लिया है, और अवशोषण करके जो है रुधिर वाहिनी में भेज दिया है। और रुधिर मार्ग से होते हुए जो है भोजन शरीर के सारे भाग में जाएंगे, कोशिका तक जो है भोजन पहुंचेगा, और उसी के द्वारा जो है हम लोग जिंदा हैं। अब यहां से शुरू होता है बड़ी आंत की यात्रा। यहां से शुरू होगा आपका बड़ी आंत की यात्रा। ऐसे यहां से किसकी यात्रा शुरू हुई? बड़ी आंत की जो है यात्रा शुरू हुई। ये बड़ी आंत में जो है वैसे भोजन पहुंचते हैं, बड़ी आंत में जो है बड़ी आंत। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। भोजन जो है पूर्ण रूप से छोटी आंत में पहुंच चुका है। ठीक, अब बड़ी आंत को देखते हैं। बड़ी आंत में दो भाग होता है। बड़ी आंत में जो है दो भाग होता है। इसमें बड़ी आंत में यहां पर होता है एक ये कोलोन होता है, कोलोन होता है, और एक होता है आपका रेक्टम। कोलोन और रेक्टम होता है बड़ी आंत में। तो यहाँ जो कोलोन जो होता है, कोलोन, यहाँ पर जो भोजन नहीं पचा है शरीर में जो है छोटी आंत में, वैसा अपच भोजन जो नहीं पच पाया है, अपच भोजन जो नहीं पच पाया, जो भोजन पच गया उसका तो जो है सारा पचा हुआ भोजन विलाई अवशोषित कर लिया, अवशोषित करके जो रुधिर मार्ग में भेज दिया। और जो भोजन नहीं पचा है वो भोजन का जो है उस भोजन के जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है, अपच भोजन का, सिर्फ और सिर्फ अपच भोजन का कोलोन पर। यहां जो है कोलोन में क्या होता है? कोलोन में क्या होता है? जो भोजन नहीं पच पाया है, जो भोजन अपच रह गया है, अपच भोजन का जो है अपच भोजन के जल का अवशोषण हो जाता है कोलन पर। और अवशोषण होने के बाद वो जो है ठोस अवस्था में बदल जाता है। और फिर यहां से जो है उसको जो है कोलन जो है अपच भोजन के जल को अवशोषित करके जो है कहाँ भेज देता है? रेक्टम में भेज देता है। और फिर रेक्टम से जो है एनस, रेक्टम के बाद जो है एनस से होते हुए जो है वो जो अवशेष है वो निकल जाता है, यहां से निष्कासित हो जाता है। तो पूरे चैप्टर में ये पाचन तंत्र में हम देखें कि मुंह से जो है पाचन प्रारंभ हुआ और रेक्टम पर आकर के क्या हुआ? समाप्त हो गया। रेक्टम पर आकर के क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो बड़ी आंत का इतना ही काम है कि जो भोजन अपच रह गया, जो भोजन नहीं पचा है, उसके जल को क्या कर लेना? अवशोषित कर लेना। और अवशोषित करने के बाद कहाँ भेज देना? रेक्टम में भेज देना। और रेक्टम के बाद जो है एनस मार्ग से होते हुए जो है भोजन ये अवशेष जो है वो क्या होता है? निकल जाता है, जिसको कहते हैं मल निष्कासित करना। ठीक है, तो पाचन मुंह से प्रारंभ हुआ, रेक्टम पर आकर के जो है खत्म हुआ, और यहां से क्या हो गया? निष्कासित हो गया। तो यहां पर जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। इसी के साथ आज का क्लास भी खत्म होगा। और एक चीज और देख लीजिए कि छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ी हुई होती है। यहां पर दो अवशेषी अंग होता है, एक का नाम है सीकम और एक का नाम है अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ तक कि अपेंडिक्स वगैरह ये है कि इसमें भोजन का कानून चल गया तो ये जो है हानि पहुंचाएगा। भोजन का कण अपेंडिक्स में चल जाएगा, ये फूल जाएगा, दर्द होना शुरू होगा, इसमें जो है जहर बन जाएगा, उसके बाद पेट में दर्द उठेगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर सोचेगा लाओ ना इसको काट ही का हटा देते हैं, क्या कि इसका तो कोई शरीर में काम है ही नहीं है। तो यहीं पर रहता है छोटी आंत से बड़ी आंत का जो जुड़ाव रहता है, यहीं पर जो है सीकम और अपेंडिक्स रहता है, ये दो अवशेषी अंग है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में इतनी सारी चीज़ों को हम बताएं इतना विस्तार से, तो जो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र, मनुष्य में पोषण, मानव में पोषण आज यहीं पर खत्म हुआ, खत्म कर दिए, मुंह से पाचन करके जो है रेक्टम के रास्ते बाहर भी निकाल दिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ और नए जोश और जुनून के साथ। अब अगले क्लास में नए चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय बिहार।